नमस्कार दोस्तों, मैं संडिल अनुज पथज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में, प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे हैं और उनके कई कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है और उसी क्रम में हम आप आगे आज अगला लेक्चर देंगे आपको। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जस्टिस के बारे में बताया था कि हमारा जो प्रियम्बल है 3 तरीके के जस्टिस को इनविसेज करता है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यह ट्रिनिटी ऑफ द जस्टिस है, ये आपके त्रिदेव हैं जो तीनों न्याय आपको इस संविधान के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। द कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड एंड सिक्योर द जस्टिस। एंड व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस? 3 तरीके की जस्टिस है आपकी: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यानी इनका जो ऑर्डर है उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको बताया था ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी सिग्निफिकेंट। और यहां पे जो ऑर्डर दिया गया है वो पहले है सोशल जस्टिस। यानी इकोनॉमिक जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस और अंटिल यू हैव अ सोशल जस्टिस, एंड द पॉलिटिकल जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस यू हैव द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। ये एक ऑर्डर है यहाँ पे। यानी सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय को प्राप्त नहीं किया जा सकता और आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना जो है वो राजनीतिक न्याय को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हमारे यहाँ जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अरिस्टोटल के 2 कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था। पहला मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा जो बताया था वो करेक्टिव या रिफॉर्मेटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो कि अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये है कि इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स दैट शो टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ which is taken from the Constitution of United States of America. इक्वालिटी among the equals, यानी हमारे यहाँ जो लिटरल सेंस में इक्वालिटी की बात नहीं की गई। हमारे यहाँ जो इक्वालिटी है वो क्या है? समान लोगों में समानता की बात करता है। असमान लोगों में समानता की बात नहीं करता है, क्योंकि असमान लोगों में यदि हम समानता की बात करेंगे तो वहां पे अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा, जस्टिस नहीं होगा। जबकि हमारे संविधान के द्वारा यह सिक्योर किया जाएगा क्या? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस प्रोवाइड करना है, कमिटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रॉमिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, ये लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि संविधान के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि अरिस्टोटल महोदय ने कहा था कि आपके यहां जो जस्टिस है उसका जो पैरामीटर है, जो टेस्ट है, वो इक्वालिटी है। If you want to see the justice in a society, then you have to look into the equality. यदि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी प्रिवेल कर रही है, इसका मतलब आपकी सोसाइटी में जस्टिस है। यदि आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो सोशल जस्टिस का मतलब सोशल इक्वालिटी। इफ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन अ सोसाइटी, यदि समाज में यदि कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, ठीक है, ऐसा असमान समाज नहीं है, तो ये माना जाएगा कि आपके समाज में सामाजिक समता है, सामाजिक न्याय है। यानी इकोनॉमिक ग्राउंड के आधार पर यदि इक्वालिटी है और तो ये मान लिया जाएगा कि आपके यहां जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस है। मैंने आपसे बताया था ये जो वर्ड्स यहां पे यूज किए गए हैं ये आदर्श है, ये आइडियल्स है, जिन्हें अचीव किया जाना है बाय द वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द वे ऑफ डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म, बाय द लॉ, बाय द पॉलिसीज। इस संविधान के द्वारा इन्हें अचीव किया जाएगा। ये आइडियल्स है, ये आपके गोल है, ये आपके लक्ष्य है। हम इक्वालिटी, किसी भी समाज में इक्वालिटी को नहीं ला सकते, यानी इक्वल फुटिंग्स में हर किसी को नहीं खड़ा किया जा सकता है, और ये प्रैक्टिकेबल भी नहीं, प्रॉग्मेटिक नहीं है। यानी किसी भी समाज में हर व्यक्ति जो है वो समान हो जाए, यानी लेवल ऑफ डिवीजन नहीं है वहां पे, उनके बीच में हायरार्की ऑफ द क्लास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ना ही ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है, ना ही उसे स्मूथली रन करा सकता है। यानी हर कोई व्यक्ति जो है वो विलेनायर हो जाए, हर कोई व्यक्ति जो है वो आइंस्टीन हो जाए, हर कोई व्यक्ति जो है नॉलेज की पराकाष्ठा पे है या अर्थ की पराकाष्ठा पे है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा समाज रन कर पाएगा? इसका मतलब क्या है? समाज के लिए क्या होना चाहिए? देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर आवश्यक है, हायरार्की ऑफ द क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है इकोनॉमिक ग्राउंड पर, उस इक्वालिटी को हम क्या करेंगे? पैचअप करेंगे। और कैसे? बाय द दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्थिक असमानताएं जो है आपके समाज में, वहां कम करने का प्रयास किया जाएगा, और यही आपके संविधान के द्वारा जब प्रदान किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा, तो ये माना जाएगा कि आप यहाँ इकोनॉमिक जस्टिस है। मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ जब पीआईएल के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया था तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये कहने का राइट नहीं है कि हम सबसे पहले जो धनी लोग हैं, जो रिचेस्ट हैं, जो रिच हैं,
उनके केस को पहले डील करेंगे, और जो पुअरर हैं, जो पुअरेस्ट कैटेगरी से आते हैं, उनके केस को पहले डील करेंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्राउंड के आधार पर उनके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एवरीवन इज इक्वल, हर कोई क्या होगा, समान होगा, समान उन्हें डील किया जाएगा। ये क्या है, आपकी इकोनॉमिक जस्टिस। और इसी तरीके से आपकी पॉलिटिकल जस्टिस। जब तक आपके यहाँ सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं होगी, तब तक आप इंडिसेस नहीं कर सकते हो, आप ये कल्पना नहीं कर सकते हो कि आपको पॉलिटिकल जस्टिस होगा। सामान्यतः टू प्रोवाइड द सोशल जस्टिस, टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी। सोशल जस्टिस मीन्स कि सोशल सिक्योरिटी आपको मिले, जो डिप्राइव्ड है, डाउन ट्रोडन है, डिप्रेस्ड क्लास है, जो वंचित वर्ग है, उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाए, उन्हें सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध कार्य किया जाए। और ये कैसे होगा, ये तीनों जो न्याय है वो आपके वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, उसे सब्सटेंटिएट करती हैं, पुष्ट करती हैं इन तीन न्यायों के द्वारा। जब आप आर्टिकल 38 पढ़ते हो संविधान में, तो 38 में यह स्पष्ट किया गया है कि समाज यानी सोसाइटी जो होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेलफेयर स्टेट को, और वेलफेयर स्टेट में जो सोशल ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा कि हर व्यक्ति के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या हो, उपलब्ध हो। इनका ऑर्डर देखिए आप, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने क्या दिया, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। किसका, वेलफेयर स्टेट। और ये जो वेलफेयर स्टेट है, ये क्या पैदा करेगा, एक सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। और इस सोशल ऑर्डर में हर कोई व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इनके बीच में क्या होगा, सामाजिक न्याय होगी, सोशल जस्टिस होगा, और क्या होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, और क्या होगा, पॉलिटिकल जस्टिस। और ये कैसे हो रहा है, ये बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपके वेलफेयर स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, इनके द्वारा, स्टेट के द्वारा ऐसी स्कीम, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जिससे एक सोशल ऑर्डर क्रिएट हो, और उस सोशल ऑर्डर में हर को, सभी को क्या मिले, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यहां तक बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसके अगले क्रम में आपके यहां जो वर्ड्स आता है, जो दूसरे आइडियल्स की बात किया है, वो है लिबर्टी। वर्ड जो यूज किया गया है, लिबर्टी। 5 तरीके की लिबर्टी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में बात की गई। लिबर्टी, ठीक है ना। पहली जो लिबर्टी है वो क्या है आपके, लिबर्टी ऑफ 5 तरीके से। पहला क्या है बेटा, थॉट है। दूसरा क्या है आपका, एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 तरीके की लिबर्टी की बात करें, ठीक है। 2 तरीके की लिबर्टीज होती हैं आपकी। पहला जो है पॉजिटिव लिबर्टी है, और दूसरा जो है वो नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो कैटेगराइज करोगे तो 2 तरीके की लिबर्टी है। एक तो ऐसी लिबर्टी जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया गया, लिबर्टी जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरा जो है जिस पर रेस्ट्रिक्शन को इंपोज किया गया है। यानी एक वर्जन ये है कि आपके जो लिबर्टी होनी चाहिए उस पर क्या ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज ना किया गया हो। और दूसरा वर्जन क्या कहता है कि ऐसी लिबर्टी जिस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए। विच वन इज अ बेटर, कौन सा बेटर है, ऐसी लिबर्टी जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, या जिस पर रिस्ट्रिक्शन हो, जिस पर रिस्ट्रिक्शन ना हो, ऐसी लिबर्टी क्या है, बेहतर है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यंगस्टर्स, है ना। लेकिन देश के हिसाब से यदि आप सोचें तो ऐसी लिबर्टी जो है वो क्या हो जाती है, लाइसेंसियस हो जाती है। क्या हो जाती है, इसे स्वतंत्रता नहीं बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे स्वतंत्रता नहीं बोलते, इससे स्वच्छंदता या उत्सृंखलता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यानी ऐसी कोई लिबर्टी जिस पर क्या ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज ना किया गया हो, ऐसी सोसाइटी मूव कर पाना जो है वो संभव है। ये एक आइडियल है, यानी ऐसा लिबर्टी जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ऐसी लिबर्टी जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, दिस इज द आइडियल। बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ये है कि ऐसी लिबर्टी पर आपका क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन इंपोज होना चाहिए।
प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव है हमने लिबर्टी वर्ड का यूज किया, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो तो आर्टिकल 19 में जो मेंशन किया गया है वो क्या मेंशन करा गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहां पे आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, वहां पे आपने लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन वर्ड नहीं यूज किया है, वहां पे आपने क्या यूज किया है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और प्रियम्बल में आपने क्या यूज किया हुआ है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम? हमने जो अडॉप्ट किया, ये हमारा आइडियल है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमारे प्रियम्बल में जो बातें हैं वो आइडियल है, आदर्श है, जिसे अचीव करना है मुझे बाय द वे ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमने अडॉप्ट क्या करा है? फ्रीडम वर्ड यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है? लिबर्टी ऑफ द एक्सप्रेशन नहीं है वहां पे, लिबर्टी ऑफ द एक्सप्रेशन नहीं है वहां पे, क्या है वहां पे? फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन है। इट मींस देयर इज अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन अंडर द आर्टिकल 19 क्लास 2, जहां पे आपके इस एक्सप्रेशन को क्या किया जाएगा? रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? सिंपल सी बात है, यदि कोई लिबर्टी पर यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट है। क्या है? एब्सोल्यूट है। और एब्सोल्यूट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? Whatever you want to express, you can express anywhere, any place, any date, any time, कभी भी कर सकते हैं आप। यदि आपके एक्सप्रेशन पर यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बोलो बेटा, तो ऐसी स्थिति में आप जो चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो वैसे ही आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। या सर नो? ये बात आपकी सोसाइटी के लिए गुड है? ये सही है? वाई? अभी तक तो आप कह रहे थे कि जो आपकी लिबर्टी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो रिस्ट्रिक्टेड थी, नहीं होनी चाहिए। For the smooth functioning of the country, for the smooth जो functioning है of the state, क्या होना चाहिए? There must be a restriction. आपने देखा था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स को इंपोज किया, इनकॉर्पोरेट किया फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो उसने एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को लाया। यानी 1791 में जब वहां पे फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से जो आया था, उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या बनाया? एब्सोल्यूट। एंड दैट वाज द मेजर रीजन फॉर द सिविल वॉर, दैट वाज क्रिएटिंग अ सिविल वॉर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होने लगा? सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई। तो वहां की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर को इनकॉर्पोरेट किया, इंटरप्रेट किया, और ऐसी स्थिति में उनके पावर्स को क्या किया? कर्टेल किया। मेरी बात आप समझ पाए? यानी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए, बाद में इंपोज किए गए, ठीक है। इनिशियली उन्हें क्या बनाया गया? एब्सोल्यूट। इसी तरीके से यदि आपकी जो फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्शन के बिना हो जाए, यदि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्शन के बिना हो जाए, आप रिस्ट्रिक्टेड जब भी नहीं होंगे, आप एब्सोल्यूट हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी स्मूथली रन नहीं कर सकती है, फंक्शनिंग नहीं हो सकती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी जो लिबर्टी है वो क्या होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। इस आदर्श को प्राप्त करना है मुझे, यानी जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जहां पे कोई रोक टोक ना हो। लेकिन अभी जो है हम आपको क्या दे रहे हैं? अभी रिस्ट्रिक्शन के साथ लेके चल रहे हैं। छोटा सा बच्चा होता है तो बहुत ही डिसिप्लिन में रखा जाता है ना, रखा जाता है, बेटा लेफ्ट से चलना है, राइट से नहीं चलना है, स्कूल ऐसे जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, टाई पहन के जाना है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ये इनकलकेट किया जा रहा है उस बच्चे में। बोलो बेटा, जैसे जैसे वो बच्चा आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। रिस्ट्रिक्शन कम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? स्टार्टिंग में बता रहे हो मोबाइल नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, होमवर्क करना है। ये क्या है कि आप उसकी लिबर्टी को क्या कर रहे हो? उसकी लिबर्टी को आप कर्टेल कर रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और एक समय के बाद आज आप एक स्टूडेंट के तौर पर हैं, तो आज आपके गार्जियन उतना ही रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर आज भी इंपोज किया है कि बेटा मॉर्निंग में उठना है, उठ करके रटना है चीजों को, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, फिर आप पढ़ाई करना है या कोचिंग करना है या एनसीईआरटी खत्म करना है। ऐसा कुछ है क्या? मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? जितना रिस्ट्रिक्शन आपको पहले था, यानी वो रिस्ट्रिक्शन आपको पहले ना मिला होता तो आज आप इस तरीके से होते। यानी इसका मतलब आप क्या हो गए? आज के डेट में आप इतने मैच्योर हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पर है कि अब आपको रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा इंडिया पैदा हुआ है, अभी इंडिया नेसेंट है 1950 में, बोलो। और ऐसी स्थिति में हम जब संविधान आपका पैदा हुआ तो हमने आपको रिस्ट्रिक्शन के साथ रखा। किसके साथ रखा है? रिस्ट्रिक्शन के साथ रखा हुआ है। और धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्शंस हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे इन अ फ्यूचर। और कब? when you are capable enough, you are mature enough to understand these things, कि आप ये समझने लगे कि अब आपको मोबाइल नहीं चलाना है, अब आप ये समझने लगे कि आपको टीवी नहीं देखना है, ये आपको समझदारी आ गई ना। तो कहने का मतलब यदि आप इतने इंटेलेक्ट हो गए, आप इतने मैच्योर हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपकी लिबर्टी को धीरे धीरे क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा?
रिस्ट्रिक्शन के बिना किया जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि नहीं, आपके हमारे यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट आ रहे हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? यानी आपकी लिबर्टी को प्रिवेल कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है? अभी तक आपने क्या देखा है कि जो आपने केस देखा, आईपीसी की धारा जो आपकी 497 है, 497 जिसमें एडल्ट्री के बारे में बात किया, उसे डीक्रिमिनलाइज किया गया। क्या किया गया? डीक्रिमिनलाइज किया गया। ये जो जजमेंट था, ये जजमेंट क्या शो करता है? प्रोग्रेसिव सोसाइटी को शो करता है। ये आपकी लिबर्टी को क्या कर रहा है? प्रिवेल करा रहा है। ये आपकी लिबर्टी को क्या करता है? प्रिवेल करता है। दूसरा केस जो है आपका नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 377। कौन सा सेक्शन? भाई देख लो, फिर चलते हैं। लिबर्टी पहले समझ तो लो क्या है आपकी। मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनल लिबर्टी यहाँ पे जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे इसे इंप्रूव किया जा रहा है। यानी 497 जो किसके बारे में बात कर रहा है? आईपीसी की। ये एडल्ट्री के बारे में बात थी कि नहीं थी? और एडल्ट्री पहले क्या थी? ऑफेंस थी आपकी या नहीं थी? ये ऑफेंस था। बोलो। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि वुमेन कैन चूज देयर सेक्सुअल पार्टनर। क्या कर सकती है? दैट इज द लिबर्टी। ये उसकी लिबर्टी को प्रिवेल कराया गया या नहीं कराया गया? बोलो बेटा। इसका मतलब वो शादी होने के बावजूद भी वो अपने किसी अदर सेक्सुअल पार्टनर्स को क्या कर सकेगी? चूज कर सकेगी। दैट इज द हर फंडामेंटल राइट्स। और ये क्या बता रहा है? उसकी पर्सनल लिबर्टी। मेरी बात आप समझ पाए? और एडल्ट्री का जो आपके यहां ऑफेंस था, ये वेस्टर्न कंट्रियों में बहुत पहले से क्या कर दिया गया था? डिक्रिमिनलाइज किया गया था। उनके यहां ये बात ऑफेंस नहीं थी। इसका मतलब उनकी जो पर्सनल लिबर्टी थी, जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट था, वो आपसे ज्यादा लिबरल था। मेरी बात आप समझ पाए? उसी तरीके से आपने देखा कि 377 जो एलजीबीटी से रिलेटेड है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कैसा जजमेंट था आपके यहां? ये जो जजमेंट था वो कैसा था? प्रोग्रेसिव जजमेंट था। यानी इसका मतलब उस समाज के जो लोग हैं उन्हें भी क्या दिया गया? लिबर्टी दिया गया। उनकी लिबर्टी और डिग्निटी को क्या किया गया? एंटरटेन किया गया। बोलो बेटा। तो आपके यहां जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे वैसे वैसे लिबर्टी को भी क्या करते जाएंगे? प्रोवाइड करते जाएंगे। मेरी बात आप समझ पाए? यानी हमने इसको ऑफेंस उस समय बनाया था। यदि एंशिएंट की बात करें तो ऑफेंस ये उस समय था जब हमारे यहां लिटरेसी क्या थी? जो हमारे यहां लिटरेसी थी बहुत कम थी। बोलो बेटा। जो अवेयरनेस थी, वुमेन की जो अवेयरनेस थी वो बहुत कम थी। कम थी। जो ओपननेस, जो सोसाइटी की जो आपकी प्रोग्रेसिवनेस थी वो कम थी। धीरे धीरे हमारे यहां जो वुमेन्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस क्या हुई है? बढ़ी है। उनकी लिटरेसी क्या हुई है? बढ़ी है। वो खुद अपने आप को क्या कर रही हैं? सस्टेन कर पा रही हैं। और ऐसी स्थिति में जैसे जैसे वो अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं, जैसे जैसे अपने आप को वो सब्सटेंटिएट कर रहे हैं, सोसाइटी में मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लिबर्टी को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं आपको। बात समझ पाए आप? तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? लिबर्टी का। अभी क्या मैं दिया हूं आपको? फ्रीडम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बच्चे की कंडीशन समझाया। ठीक है? स्टार्टिंग में आपका ऑब्जर्वेशन और रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है और धीरे 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 क्या करते जाते हैं आप? रिस्ट्रिक्शंस हटा लेते हैं। और आज की डेट में, आज के 4 साल बाद आपके गार्जियन फिर आपसे ये नहीं पूछेंगे, हाँ भाई आज आप बताओ जरा, आज आपने कितनी घंटे की पढ़ाई करी है ना? ये आपको करना है, ये आपको डिसाइड करना है। बोलो बेटा। पहले कमरे में फादर जो है, बच्चा छोटा है तो पेरेंट्स या मदर और फादर 3 बार कमरे में जाकर के देखते हैं कि बेटा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं, रात में पढ़ रहा है। आज की डेट में जरा बताइए आप, फादर को ये है कि बच्चा क्या हो चुका है? अवेयर हो चुका है, बड़ा हो चुका है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? आज आप जहां पे हैं, यहां पे आज आपको डेली आते हैं वो बात करने के लिए, देखने के लिए नहीं आ रहे। मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि आपकी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी यदि मैच्योर हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में आपका जो गार्जियन है वो कौन है? आपका गार्जियन स्टेट है। आपका गार्जियन कौन है? स्टेट है। और धीरे 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 ये रिस्ट्रिक्शंस क्या होते जाएंगे? समाप्त होते जाएंगे। ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेकर के क्या चला हो? लिबर्टी। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? लिबर्टी है। अभी दिया क्या गया है आपको? फ्रीडम। क्योंकि हमने लिबर्टी ऑफ द थॉट, लिबर्टी ऑफ द जो है वो थॉट एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया है, हमने फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गॉट माय पॉइंट और नॉट? ये बात समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? तो आपके यहां जो लिबर्टी है वो पॉजिटिव लिबर्टी और दूसरी नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है? एक जो है वो किसके बारे में बात करती है? रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करती है, और दूसरा जो है रिस्ट्रिक्शन लेस के बारे में बात करती है। और आपने
जब छोटे रहे होंगे तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी इंग्लिश में, और वहां पे बताया है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां पे दूसरे की नाक शुरू होती है। ऐसा स्टेटमेंट कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो बेटा कि वो जो है अपनी जो स्टिक है वो रोटेट करते हुए लेके जा रहा है, स्वेट करते हुए लेके जा रहा है, और ये कहता है कि दिस इज माय लिबर्टी, ये क्या है, मेरी स्वतंत्रता है। तो उसका आंसर क्या था कि आपकी स्वतंत्रता वही समाप्त हो जाती है जहां दूसरे की क्या स्टार्ट हो जाती है, नाक शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि आप जो है यदि अपनी लिबर्टी को यदि इस तरीके से इंटरटेन करोगे कि दूसरा अफेक्ट हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? वहां पे फिर आपकी लिबर्टी नहीं हो पाएगी। बोलो बेटा, ये नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? इंग्लिश में बताया गया था, 6th या 7th स्टैंडर्ड में था। तो ऐसी स्थिति में अब जरा आइए, आपके यहाँ जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, आपके यहाँ वो 5 तरीके की लिबर्टी की बात करता है। पहला क्या है आपका? पहला लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स। तो सबसे पहले इस बात की आपके पास क्या होगी, लिबर्टी होगी कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक यू कैन थिंक। आप जो भी सोचना चाहते हैं ये क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और ये कब? जब आप क्या हो, जब आप क्या हो, फ्री हो। जब आप क्या हो, फ्री हो। थॉट्स कब आते हैं? फ्री माइंड्स में आते हैं, ऑक्यूपाइड माइंड्स में नहीं आते हैं, ऑक्यूपाइड माइंड्स में नहीं आते हैं। बोलो भैया, ये जो कमरा है, जो क्लासरूम है, अभी सारे लोग आप पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे 6 घंटे पढ़ाऊं, आप बैठ करके पढ़ोगे। मैं यहां से निकल जाऊं और इस कमरे को बाहर से लॉक करके चले जाऊं और ये मैं कह दूं कि 6 घंटे तक बैठ करके पढ़ाई करना है, आधे से ज्यादा लोगों का सारा दिमाग इस बात पर रहेगा कि ये गेट खुलेगा कब। मेरी बात आप समझ पाए? द फोकस और द कंसंट्रेशन जो है वो तुरंत क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, कहां चला जाएगा, गेट पर चला जाएगा। मेरी बात आप सोच पाए? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यदि आप स्लेवरी में रहते हो, यदि आप दासता की परिस्थिति में रह रहे हो, या आप किसी के सब्जेक्शन में हो, किसी के अधीनता में हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास थॉट्स नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? थॉट्स नहीं आएंगे। यानी आप कोई चीज सोच नहीं सकते हो। यदि आपको सोचना है तो यू हैव अ फ्री माइंड। क्या होना चाहिए आपके पास? फ्री माइंड्स होना चाहिए। बात समझ पाए आप? और फ्री कब होंगे आप? जब आप में लिबर्टी होगी, जब आपको क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। मेरी बात आप लोग समझ पाए? बोलो बेटा। तो हम कहां थे जब हम गुलाम वंश में थे? तो गुलाम वंश में रहते हुए ऐसी बातें सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे। आज आप क्या है, आपको लिबर्टी दी गई है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक यू कैन जनरेट द आइडिया इन योर माइंड। आप अपने माइंड में क्या कर सकते हो, ऐसे किसी विचार को क्या कर सकते हो, सोच सकते हैं आप। और आज की डेट में बताइए, जो भी हमारे समाज में जो भी लोग आगे गए हैं वो किसके द्वारा गए हैं? थॉट्स एंड आइडियाज के थ्रू। ये अपने न्यू आइडिया के थ्रू ही गए हुए। बोलो भाई, यदि मैं बात करूं, ये विचार ही तो है। यो होटल जो है, ये क्या एक थॉट है? यो होटल नाम सुने हो? अरे वो YO होटल सीरीज चल रही है एक, नहीं जानते हैं आप लोग? ओयो होटल, यार नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? हर जगह बोर्ड लगा हुआ। ये क्या था? एक आइडिया था। 0% इन्वेस्टमेंट है। क्या है? होटल आपका, ऑफिस आपका, मैनेजमेंट आपका, स्टाफ आपका, ठीक है, और उसमें बेनिफिट मेरा भी। क्या होगा? ये एक आइडिया ही तो था। ये क्या है? एक आइडिया है। नहीं तो आपके माइंड में ये क्या आना चाहिए? थिंकिंग, थिंकिंग, थॉट्स पावर। ये जो थिंकिंग पावर है, इसकी आपको क्या होगी? लिबर्टी होगी। बोलो बेटा। अच्छा, जो आपने सोचा है उसे एक्सप्रेस करने का भी क्या होना चाहिए आपको? लिबर्टी होनी चाहिए। अदरवाइज ये थिंकिंग क्या हो जाएगी? फ्रूटलेस हो जाएगी। वॉट एवर यू थिंक इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसका मतलब कि जो चीज आपने सोचा है, यदि आप उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इस बात की स्वतंत्रता आपको नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में ये जो लिबर्टी होगी वो क्या हो जाएगी? ये थिंकिंग की जो लिबर्टी होगी वो यूजलेस हो जाएगी, फ्रूटलेस हो जाएगी इन अ वे। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आपने जो सोचा है उसे आप क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन है क्या? विदाउट यूजिंग द वर्ड, जब आप अपने थॉट्स को कन्वे कर सके, जो आपने सोचा हुआ है आप उससे कन्वे करते हो, ठीक है, दैट इज द एक्सप्रेशन। वो क्या है आपका? एक्सप्रेशन विदाउट यूजिंग द वर्ड। मेरी बात आप लोग समझ पाए? दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। इससे हमारा थॉट्स कन्वे हो गया कि नहीं? आपके पास हो गया? बोले भैया, व्हाट इज दिस? दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। बोलो, तो इससे कुछ पता चला आपको? इससे क्या पता चला? दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। बिना कुछ बोले हुए, बिना वर्ड्स को यूज किए हुए मैंने क्या करा? तो बाय द वे ऑफ जेस्चर, बाय द वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना? जब मैं अपने थॉट्स को क्या कर दूं? कन्वे कर दूं आपके पास, तो ये क्या है? आपका एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन यदि किसी मीडियम से हो रहा है, दैट इज द मीडिया। वही क्या है आपका? यानी आपके थॉट्स को किसी मीडियम के थ्रू दूसरे
जगह तक पहुंचाया जा रहा है, यही आपका क्या है, यही आपकी मीडिया है। ठीक है ना। मीडिया जो टर्म आया है वो माध्यम से ही आया है। ये प्रेस मीडिया हो सकती है, मल्टीमीडिया हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकती है। बोलो बेटा। तो ये मीडिया है क्या, माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के पास तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये है आपका एक्सप्रेशन। और इस बात की क्या होनी चाहिए आपको, इस बात की क्या होनी चाहिए आपको, लिबर्टी होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ पाए। तो जब तक आपको लिबर्टी आपके एक्सप्रेशन की नहीं होगी तब तक इस थिंकिंग प्रोसेस का और थॉट्स का कोई अर्थ नहीं होगा। बोलो बेटा। और जब तक आपके पास थॉट्स नहीं होगा एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। बोथ टर्म्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, ये पूरक है। तो पहले विचार और विचारों के बाद फिर क्या आना है, आपके एक्सप्रेशन आना चाहिए। मैं आर्टिकल 19 जब पढ़ाऊंगा तो एक्सप्रेशन को बहुत ही इलेबोरेट वे में बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ यहां पे क्या बात कर रहा हूं, लिबर्टी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना। लिबर्टी में पहला क्या, थॉट्स, और दूसरा क्या, एक्सप्रेशन, और तीसरा क्या है आपका, बिलीफ है। बात समझ पाए। और ये जो बिलीफ आपकी बन रही है, इट इज जस्ट बेस्ड एंड रेस्ट ऑन द थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। ये जो आपकी बिलीफ, ये जो आपका विश्वास पैदा होता है, ये किस पर बन रहा है, आपके विचारों पर और आपके एक्सप्रेशन पर होता है। यदि मैं एक ट्रायंगल बनाऊं आपके यहां, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका जो बेसिक होगा, ये आपका ट्रायंगल्स है। बोलो बेटा। यहां पे क्या है, थॉट्स, ये क्या है, थॉट्स, और ये क्या है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। और यहां पे क्या होगा आपका बिलीफ। क्या होगा, ये जो आपकी बिलीफ्स क्रिएट होती है ट्रायंगल्स में, कहां होती है, टॉप। और ये किस पर रेस्ट करती है, आपकी, आपके थॉट्स पर और आपके एक्सप्रेशन पर। किस पर करेगी, थॉट्स पर और एक्सप्रेशन पर आपकी बिलीफ पैदा होती है। बात समझ पाए। और ये क्या होती है, बिलीफ जो होती है सब्जेक्टिव होती है। बिलीफ क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। ये क्या होती है, इंटरनल होती है। ये क्या होती है, पर्सनल होती है। और यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है, बिलीफ एंड फेथ। बिलीफ है और क्या है आपका, फेथ है। ठीक है। और यहां पे देखिए, यहां पे जो फेथ वर्ड यूज किया गया है और हिंदी में उसका जो वर्ड है वो क्या है आपका, धर्म है। मेरी बात आप लोग समझ पाए। यहां पे जो फेथ वर्ड यूज किया गया है उसके लिए जो इंग्लिश यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, तो समझिए आप लोग जरा। आपके यहां ये फेथ है आपका, और इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, धर्म। तो आप देख रहे हैं धर्म के लिए आपके यहां संविधान में कितनी बातें लिखी गई हैं, वो जरा देख लो। एक चीज तो बेटा धर्म के लिए धर्म ही है आपका, धर्मा ये है। दूसरा जो है, इस धर्म के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, रिलीजन। आर्टिकल 15 पढ़ोगे तो वहां पे बताया गया कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वहां पे धर्म का क्या मतलब है, रिलीजन। यहां पे फेथ वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है, फेथ वर्ड यूज किया गया धर्म के लिए। बोलो। और यही जो जनरली इन जनरल आपसे बोला जाता है धर्म निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष, ये आपका क्या हो गया, सेकुलर हो गया। क्या हो गया, यानी इसका मतलब जो एंटी रिलीजियस है वही सेकुलर है। जो एंटी रिलीजियस है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, तो जो वहां पे एंटी रिलीजियस है वो क्या हो गया आपका, सेकुलर है। तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जो पंथ निरपेक्ष है। तो आप देख रहे हैं कि आपके यहां धर्म को लेकर के आपके संविधान में 3 तरीके की बातें लिखी गई हैं। तो यहां पे जो प्रियम्बल में आपके फेथ वर्ड यूज किया गया है वो रिलीजन के लिए यूज किया गया है। 15 और 16 में जो आप पढ़ रहे हो, 325 में जो आप पढ़ते हो, वहां पे रिलीजन के लिए धर्म प्रयोग किया गया है। बात समझ पाए आप, ये बात आप समझ पाए, इसका क्या अर्थ है, इसे यहां क्यों रखा गया। फेथ जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, फेथ इज अ समथिंग ऑब्जेक्टिव। ये क्या है आपका, जो ये पैदा होता है, जो आपका वो कैसे पैदा हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिवली। और बिलीफ जो होता है वो कैसा होता है आपका, सब्जेक्टिवली होता है। ठीक है ना। आपका जो विश्वास होता है, इसका मतलब इस पर क्या होता है, देयर इज अ ग्राउंड्स। यहां पे क्या है, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड्स। जो विश्वास आपने बनाया है उस पर क्या होता है, कुछ ग्राउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, और वो जो बिलीफ आपकी बनी है वो क्या है, आपके थॉट्स और एक्सप्रेशन। बात समझ पाए आप। इन थॉट्स के आधार पर आपने क्या डेवलप किया हुआ है, बिलीफ्स। बात समझ पाए आप। और ऑब्जेक्टिवली आप क्या, फेथ एक्सेप्ट जो करते हो, आप किसी धर्म की बात सोचते हो, वो क्या होती है आपकी, जो फेथ आपका बनता है वो ऑब्जेक्टिवली बनता है। ठीक है। आपका फेथ क्या होगा, आपका इस्लाम होगा, आपका फेथ क्या होगा, बौद्धिस्ट होगा, आपका फेथ क्या है, जैनिज्म में है आपका। बोलो मेरे भाई,
ये क्या है आपकी वेट, जो ऑब्जेक्टिवली आप उस चीजों को देख करके आप क्या बना पा रहे हो, बनाते हो, ठीक है ना, उनकी चीजों को। और फिर उसके बाद आपका क्या आता है, वर्शिप। वर्ड यूज क्या किया गया है, वर्शिप। वर्शिप क्या है कि वो रिचुअल्स, द प्रैक्टिस ऑफ द रिचुअल्स, जो वर्शिप होती है, जो पूजा होती है, जो आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, किसके, इनके रिचुअल्स के, जो दैट इज द, कहते हैं ना पूजा और अर्चना, क्या कहा जाता है, पूजा और अर्चना। बात समझ पाए आप, ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप कंडक्ट करते हो, जो आचरण करते हो, किसका, उस उपासना की जो विधियां होती हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, वर्शिप कहलाती है, ठीक है, पूजा की विधि बोला जाता है, ठीक है ना, यानी प्रैक्टिस एंड कंडक्ट। इस बात की क्या होगी, आपको लिबर्टी होगी। बात समझ पा रहे हैं, और इसी वर्ड्स को हमने आगे क्या किया हुआ है, आगे आगे लेकर के आए, तो फ्रीडम में भी लेकर के आए हैं, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी लेके आए। क्या लिखा हुआ है वहां पे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक किसके बारे में बात कर रहा है, नहीं, 19 से 22 बेटा राइट टू फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, बोलो। और फिर 23 एंड 24 में एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट बात कर रहा है, और 25 से लेकर के 28 तक जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, राइट टू फ्रीडम, और दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये बात कहां पता चल रही है आपको, लिबर्टी में, कहां पता चल रही है, यानी आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता होगी, जो धर्म का, उपासना का, विश्वास का, ये सारी चीजें कहां प्रोटेक्ट की गई हैं। अभी यहां लिबर्टी वर्ड यूज किया है ना, यानी यहां पे जो धर्म की बात की गई है वो लिबर्टी की बात की गई। और 25 से 25 टू 28 पढ़ोगे तो वहां पे भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वहां पे, लिबर्टी ऑफ द रिलीजन नहीं लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वहां पे जो वहां पे आपको लिबर्टी दी गई है वो रिस्ट्रिक्टेड है, दैट इज अ फ्रीडम। वो क्या है आपकी, वो फ्रीडम है आपकी, और वो रिस्ट्रिक्टेड है। वहां पे बता दिया गया है पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरलिटी, ठीक है, एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। इन आधारों पर उसे क्या किया जा सकेगा, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकेगा। मेरी बात आप समझ पाए। तो यहां पे हम ऑब्जेक्टिव जो लेकर के चले हैं प्रीएम्बल में, वो क्या है आपका, लिबर्टी, आइडियल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है ये, इसे अचीव करना है। और कैसे अचीव करोगे, बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से। और कहां बताया गया, वो 25 से लेकर के 28 में बताया गया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, फिर को रिलेट करेंगे यहां से ले आकर के। इतनी बात समझ पाए आप। और फिर देखिए इक्वालिटी की बात करता है, किसकी बात करता है, इक्वालिटी। इक्वालिटी जो है वो दो तरीके की है आपकी। इक्वालिटी जो यहां पे इंसेस्ड है आपके प्रीएम्बल में, दो तरीके की इक्वालिटी की बात करता है। पहली जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी इन स्टेटस एंड इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, यानी परिस्थिति में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। परिस्थिति में समानता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो हाई क्लास का नहीं है, उच्च जाति का नहीं है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या नहीं है, लो क्लास का नहीं है। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति क्या है, समान परिस्थिति में है, यानी उसका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, समान होगा। हमारे यहां अब राय बहादुर नहीं होंगे, हमारे यहां जो है नाइटहुड की उपाधि नहीं होगी, हमारे यहां सर की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। बोलो भैया, इसका मतलब आपका जो स्टेटस होगा वो इक्वल होगा, आपका जो परिस्थिति होगी वो क्या होगी, समान होगी। अब आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दिए जाएंगे जो सर के तौर पर दिया जाता था अंग्रेजों के समय में। सर सैयद अहमद खान, सर डॉन ब्रैडमैन, ये सर जो था, ये सर क्या थी, एक टाइटल था। सर क्या था, राय बहादुर क्या थी आपके यहां, नाइटहुड क्या था आपका, ये सारे टाइटल थे। ऐसे टाइटल को क्या कर दिया गया है आपके यहां, अबॉलिश कर दिया गया है। और ये किस लिए, ये आपके सोशल स्टेटस को इक्वल करने के लिए, सामाजिक परिस्थिति आपकी क्या हो, समान हो। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सोशल जस्टिस तभी हो सकती है जब आपके यहां इक्वालिटी हो। सोशल जस्टिस आपके यहां तभी हो जब सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किसके आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी, यानी उनकी परिस्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और यह संविधान इस बात को सिक्योर करेगा कि हर कोई व्यक्ति क्या है, समाज में समान है। आर्टिकल 17 आपने देखा हुआ है, क्या देखा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो क्या बता रहा है, आपकी परिस्थिति को समान कर रहा है, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को लेके आता है। किसको लेके आता है, जब आप आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक पढ़ते हो तो किसके बारे में बात कर रहा है, इक्वालिटी। तो जो प्रियम्बल में हमने ऑब्जेक्टिव लिया था वो बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है, 14 to
14 to 18 में बता दिया गया है कि इन प्रोविजन के माध्यम से हम समाज में क्या लाने का प्रयास करेंगे, इक्वालिटी को लाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जरा, कहता है कि स्टेट जो है वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, स्टेट जो है वो किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 देखते हैं आप, तो 15 में 5 ग्राउंड बताए गए हैं, कहता है स्टेट इन ग्राउंड्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 16 देखते हो तो 7 ग्राउंड्स बता दिए गए हैं कि जो भी पब्लिक पोस्ट है उस पब्लिक पोस्ट पर जो अपॉर्चुनिटी होगी इन ग्राउंड्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके यहां अपॉर्चुनिटी जो होगी वो हर किसी को होगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कैसा होगा? विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, ध्यान रखिएगा, पर्पज क्या है? इक्वालिटी को ले आना है। पर्पज क्या है आपके यहां? इक्वालिटी को ले आना है। फिर आप लिटरल सेंस में आप इक्वालिटी को नहीं देखेंगे, लिटरल सेंस में इक्वालिटी को आपको नहीं देखना है। अब आप कहेंगे कि रिजर्वेशन फिर क्यों लगाते हैं आप? बोलो भैया आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर ही रहे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिजर्वेशन इज अ करेक्टिव जस्टिस, रिजर्वेशन इज अ रिफॉर्मेटिव जस्टिस। ठीक है, यहां पर्पज डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है, पर्पज इक्वालिटी को लाने का है। रिजर्वेशन भी जो है वो क्या कर रहा है? इक्वालिटी को लेके आ रहा है। नहीं समझ में आया? रिजर्वेशन जो है वो किसके लिए ला रहा है? इक्वालिटी को लाने के लिए। मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा कि आपको लिटरल सेंस में इक्वालिटी को नहीं ध्यान देना है कि हमारे यहां सभी लोगों में समानता की बात नहीं करता, हमारे यहां क्या बात करता है? इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स की बात करता है। तो आपके यहां प्रियम्बल में क्या इक्वालिटी लाने का प्रयास करेगा यह संविधान? स्टेटस में परिस्थिति क्या हो? सबकी समान हो। उसके लिए आपने देखा कि 14 देख रहे हो, 17 देख रहे हो आप, 18 देख रहे हो आप। बोलो भैया ये क्या ले आ रही है? सामाजिक परिस्थितियों में आपको समान कर रही है। और फिर उसके बाद जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हो तो आपने देखा कि जो भी पब्लिक पोस्ट होगी उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो कैपेबल है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है, वो क्या कर सकता है? ऐसी पोस्ट को क्वालिफाई कर सकता है, ऐसी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ऐसी पोस्ट को वो अचीव कर सकता है। वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे जगहों पर, ऐसे जगहों के लिए उसकी जो अपॉर्चुनिटी होगी वो क्या होगी? आपकी इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। और ये कैसे हो रहा है? बाय द वे ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के द्वारा क्या किया जा रहा है? उसकी इक्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है। 16 पढ़े हो ना भाई? 16 अभी पढ़ाएंगे। अभी तो मैं प्रियम्बल में हूं, अभी तो कोई प्रोविजन आपसे डिस्कस ही नहीं करा। प्रियम्बल में क्या 16 में क्या बता रहा है? प्रियम्बल में क्या बता रहा है? रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, बोलो बेटा इन सारे आधारों पर आप क्या नहीं कर पाओगे? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे। यदि कोई पब्लिक पोस्ट है तो इसका मतलब हर किसी को क्या है? उस पोस्ट पर अधिकार है। इसका मतलब हर किसी को समानता है कि वो ऐसी पोस्ट को अचीव कर सके अपने एज पर अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन कैपेसिटी, अपने क्षमता के आधार पर। और ये बात कौन इंश्योर कर रहा है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात कौन इंश्योर कर रहा है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही बात तो ऑब्जेक्टिव में लेकर के चले थे हम ना, कि हम क्या सिक्योर करेंगे? हम क्या सिक्योर? इक्वालिटी। और इक्वालिटी किसका? परिस्थिति। हर कोई क्या होगा? समान होगा। और दूसरी चीज अवसर में क्या होगी? समानता होगी। अवसर में क्या होगी? समानता। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। तो आज के डेट में जो है किसी भी कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है, जा सकता है, नहीं जा सकता है? चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो जनरल का हो। बोलो भैया वो लोग जा सकते हैं अपनी क्षमता और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। उन्हें क्या है? इक्वालिटी है। ठीक है या नहीं है? बोलो। और ये इंश्योर किया जाएगा, किसके द्वारा इंश्योर किया जाएगा? इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये ऑब्जेक्टिव किसका है? आपके इस प्रियम्बल का। ऑब्जेक्टिव जो है वो किसका है? प्रियम्बल का है। ये बात समझ पाए आप? इसका मतलब यदि आपने इक्वालिटी को क्रिएट किया, इसका मतलब सोशल जस्टिस को क्रिएट किया, इकोनॉमिक जस्टिस को क्रिएट किया, आपने पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर किया। तो 3 टर्म आपको समझ में आए। पहली चीज वो बताया मैंने आपको, पहली चीज क्या है? जस्टिस। दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया? लिबर्टी। और तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? इक्वालिटी। बात समझ पाए आप? इसका मतलब कि यहां जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है, ये चीजें क्या होंगी? इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिक्योर्ड की जाएंगी। क्या किया जाएगा? सिक्योर किया जाएगा। और अगेन फिर आप देखिए फिर क्या बात करता है कि क्या बेटा? वर्ड जो है वो क्या है आपकी? फ्रैटर्निटी।
फिर क्या है आपकी फ्रैटर्निटी के बाद बोलो डिग्निटी, और फिर क्या है यूनिटी, और फिर क्या है इंटीग्रिटी, फिर क्या है इंटीग्रिटी। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं आप, मैंने आपसे कहा कि ये सिक्योर नहीं की जाती है, प्रमोट की जाती है। ये क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या प्रमोट किया जाएगा, फ्रैटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है ना, यहां पे एक वर्ड जो आया है वो इंटीग्रिटी वर्ड, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था आपके प्रियम्बल में। प्रियम्बल में लाया गया था इस शब्द को, 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। पहला वर्ड्स जो है वो सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, और तीसरा जो है वो इंटीग्रिटी वर्ड्स को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ये है आपका 1976। देखो भाई, अब आप देखो कैसे फ्रैटर्निटी एंड डिग्निटी आर इंटरवाइंड, आर इंटरवोवेंट। ये एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब यदि आप किसी के डिग्निटी को रेस्पेक्ट करोगे, फ्रैटर्निटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यदि आप किसी की डिग्निटी को रेस्पेक्ट करोगे तो फ्रैटर्निटी ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, प्रमोट कर जाएगी। इफ यू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति की डिग्निटी को क्या करोगे आप, रेस्पेक्ट करोगे, तो फ्रैटर्निटी क्या हो जाएगी, और जहां पे फ्रैटर्निटी इंप्रूव हो रही है वहां पे डिग्निटी अपने आप क्या हो जाएगी, इंप्रूव कर जाएगी। बोलो बेटा। अच्छा, अब आप देखिए कि जहां पे फ्रैटर्निटी बढ़ी है, जहां पे ये फ्रैटर्निटी आपकी इंप्रूव हो रही है, और वहां पे यूनिटी जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगी। यूनिटी क्या हो जाएगी, यानी सोशल सॉलिडरिटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी, कॉम्पैक्ट होगी कि नहीं होगी। बोलो बेटा। तो भाईचारा बढ़ा, भ्रातृत्व बढ़ा, तो उससे यूनिटी जो है, लोगों की एकता, वो अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं। और जब लोगों की एकता, यूनिटी बढ़ गई, कॉम्पैक्ट हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो इंटीग्रिटी है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसका मतलब इंप्रूव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मेरी बात आप समझ पाए, नहीं समझ पाए? मैंने आपसे क्या कहा, फिर से समझो। फ्रैटर्निटी यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फ्रैटर्निटी को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था। कहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रैटर्निटी, भाईचारा का जो कॉन्सेप्ट था, बोलो भैया, फ्रैटर्निटी यानी भ्रातृत्व का। ये देखो, ये आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ये क्या है आपके, ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप फ्रैटर्निटी को क्या करोगे, ब्रदरहुड को क्या करेंगे, आप बढ़ावा देंगे। बात समझ पाए आप? ब्रदरहुड को, भाईचारे को आप क्या करोगे, बढ़ावा दोगे। और यदि आपने फ्रैटर्निटी बढ़ाया है तो डिग्निटी इंप्रूव करेगी, और डिग्निटी को बढ़ाया है तो फ्रैटर्निटी इंप्रूव करेगी। ठीक है ना, इनहांस होगी। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसे सिक्योर नहीं किया जा सकता है, इसे प्रमोट किया जाता है। क्या किया जाता है, ये किस लेवल पर है, उस लेवल से आप इस तरीके की लॉ, इस तरीके की पॉलिसी, इस तरीके की विधियां आप बनाओगे कि ये चीजें क्या करे, इंप्रूव करे, प्रमोट करे। ठीक है, हमारा जो फ्रैटर्निटी का जो लेवल है वो ये है। तो इस तरीके के आप इस संविधान के द्वारा इसे क्या किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था किया जाएगी जिससे ये क्या हो, इंप्रूव होती जाए। मेरी बात आप समझ पाए? डिग्निटी, और डिग्निटी यदि आपने रिस्पेक्ट करा तो ऐसी स्थिति में फ्रैटर्निटी बढ़ी, और फ्रैटर्निटी बढ़ी तो क्या आया, यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। जरा देखो, ये जो लोग हैं यहां पे, ये आपकी क्या है, इंडिया है। बोलो बेटा, ये क्या है, इंडिया। और इंडिया पे जो रहने वाले लोग हैं, इंडिया पे जो रहने वाले लोग हैं, इनके बीच में एकता की बात जो है, दैट इज द यूनिटी। यही क्या है आपकी, यूनिटी। मेरी बात आप समझ पाए? यहां पे हम आप जो है, हमारे और आपके बीच में यदि भाईचारा बढ़ेगा, हमारे और आपके बीच में यदि भाईचारा बढ़ा, तो ऐसी स्थिति में हमारे और आपके बीच में एकता बढ़ेगी। यानी फैमिली देखते हो तो फैमिली क्या होती है, बहुत ही यूनाइट होती है, उसमें यूनिटी होती है। क्या होती है, एकता होती है। बाकी लोगों की तुलना में, बाकी लोगों की तुलना में क्यों, क्योंकि आप एक दूसरे की डिग्निटी को बड़ा रिस्पेक्ट करते हो। फादर को जितना रिस्पेक्ट करते हो, मदर को जितना रिस्पेक्ट करते हो, बाकी लोगों के लिए करने लगो तो क्या हो जाए, देश में रामराज्य आ जाए। नहीं आएगा। बड़ों का जो रिस्पेक्ट आप अपनी फैमिली में करते हो, यही रिस्पेक्ट आप बाहर नहीं करते हैं ना। और जो लोग करते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। कैसा नो, अगर ये बताओ, ट्रेन में आप खड़े हुए हैं और ट्रेन में आप
आप बैठे हुए हैं और आपके फादर आ जाए तो आप सीट छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ देते हो? यही तो हमारी मॉरलिटी है ना भाई। यही काम है, यदि आप किसी अन्य वृद्ध व्यक्ति और किसी अन्य गार्जियन के लिए करें तो वहां पे समरसता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो जो रिस्पेक्ट लेवल आप दे रहे हो, ठीक है ना, अपनी फैमिली में, वो दूसरी जगह नहीं देते हो, इसलिए वहां पे उतनी यूनिटी नहीं है। और यहां पे यदि आपने डिग्निटी का रिस्पेक्ट किया है और ब्रदरहुड को इंप्रूव किया है, तो ऐसी स्थिति में यूनिटी क्या हो जाएगी आपकी? इंप्रूव कर जाएगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यहां पे एक दूसरे की डिग्निटी को आप रिस्पेक्ट करोगे तो इनके और इनके बीच में क्या होती जाएगी? यूनिटी इंप्रूव करेगी या नहीं करेगी? एकता बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी। अब जरा देखिए, इनकी जब एकता बढ़ी है तो जिस पर ये रह रहे हैं, यानी उस लैंड की बात कर रहा हूं, उस टेरिटरी की बात कर रहा हूं, उसकी इंटीग्रिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बोलो बेटा। तो हमने ऊपर के रहने वाले लोगों की एकता की बात तो की, दैट इज द यूनिटी, और इंटीग्रिटी हमारे शब्द में नहीं था, यानी जिस लैंड की बात कर रहा हूं तो हमने उसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेट कर दिया कि हमारी वो लैंड भी जो है वो क्या होगी? यूनाइट होगी। क्या होगी? बात समझ पाए? यूनिटी इन अ टेरिटरी, दैट इज द इंटीग्रिटी। यूनिटी इन अ पीपल, दैट इज द यूनिटी। बात समझ पाए आप लोग? क्लियर हुआ? तो जो लोग हैं उनके लिए यूनिटी शब्द तो था, लेकिन जो हमारी जमीन थी, जो हमारी भारत माता की अखंडता थी, वो शब्द नहीं था। उस शब्द को भी लाया गया। इसका मतलब क्या है कि भारत अखंड है, इसे डिसइंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब जरा देखो, आप रिस्पेक्ट करते हो किसका? नागा का, ठीक है ना। नागा को ये लगता है, नागालैंड के लोगों का, कि इंडिया जो है वो मुझे नेग्लेक्ट करती है, तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरी कंट्री की डिमांड कर देते हैं। नहीं कर रहे हैं कि मुझे अलग देश बना दिया जाए, पहले बड़ा डिमांड करते थे। इसी तरीके से जब आप देखोगे, साउथ की बात करें तो इसे द्रविड़िस्तान की डिमांड करते थे। किसकी डिमांड करते थे? कि दिस टेरिटरी को क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। देखो जरा यार, ये आपका भारत हो गया, सामान्य तौर पे समझ लो। ना बन पाएगा भाई साहब, चलो बनाने का प्रयास करता हूं। अब अभी यहां समझो जरा, अब मैं यहां पे ले चलता हूं। ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इनको लगता है कि इंडिया से इनका जो है क्या है, वो कनेक्शन नहीं है, वो नाता नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये किसकी डिमांड कर रहे हैं? एक अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे। बोलो बेटा, ये किसकी बात कर रहे हैं? अलग कंट्री। नागालैंड वाले हर समय ये कह रहे हैं कि मुझे अलग कर दिया जाए, मैं एक नया देश बनाऊंगा। ठीक है, चलिए इधर देखो, कुछ खालिस्तानी लोग हैं, ये अलग से ही एक देश की मांग करते रहते कि नहीं। इनको ये लग रहा है कि इंडिया जो है उनके लिए काम नहीं करे। इसका मतलब क्या है बेटा? यहां पे यूनिटी नहीं, यहां पे यूनिटी नहीं है, और यूनिटी नहीं है तो इसका मतलब इंटीग्रिटी नहीं हो सकती है। यूनिटी नहीं होगी तो इंटीग्रिटी चांस नहीं है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? यहां पे आप जरा देखिए, ये भाई साहब जो है यहां पे पीओके जो है, कौन है? पीओके। बोलो, यदि यहां के लोग और यहां के बीच में यदि इतनी यूनिटी और समरसता पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति में एक दिन ये अपने आप चले आएंगे, इंटीग्रिटी क्रिएट हो जाएगी वहां पे, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं होगी। मेरी बात आप लोग समझ पाए? और इसी तरीके से जो साउथ का पोर्शन था, ये नीचे वाला भाग, ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तो ये कहते कि द्रविड़िस्तान अलग देश होगा। क्या होगा? साउथ के लोग, यानी तमिलनाडु और कर्नाटका के जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि एक द्रविड़िस्तान बना दिया जाए। एक हिंदुस्तान हो गया, एक खालिस्तान हो जाए, एक पाकिस्तान हो गया है, एक द्रविड़िस्तान हो जाए। क्या हो जाए? नहीं समझ रहे आप? नहीं समझे? तो इस बात को पुख्ता कर दिया गया। क्या पुख्ता कर दिया गया? कि भारत अखंड है। क्या है? भारत अखंड है, उसकी टेरिटरी को डिसइंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? ना समझ पाए? क्लियर हुआ कि ना हुआ? कुछ हो गया? तो इंटीग्रिटी वर्ड्स को इसीलिए हमने क्या कर दिया? ऐड किया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। हमारे आप में एकता बढ़नी है। अब जरा देखो, एकता बढ़ेगी यानी यूनिटी बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी तो इंटीग्रिटी बढ़ेगी, इंटीग्रिटी बढ़ेगी तो फैटर्निटी बढ़ेगी, फैटर्निटी बढ़ेगी, इक्वालिटी बढ़ेगी। नहीं समझ रहे हैं आप? इक्वालिटी बढ़ेगी तो जस्टिस बढ़ेगी। तो प्रियम्बल को कभी ऊपर से नहीं पढ़ना चाहिए, प्रियम्बल को कहां से पढ़ना चाहिए? नीचे से पढ़ना चाहिए। दिस इज द माई वे। ठीक है, तो आप जरा देखिए कि वन बाय वन जो है वो एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, और एक चीज को इंप्रूव करे दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है। फिर से, यूनिटी बढ़ी, इंटीग्रिटी बढ़ी। यूनिटी बढ़ रही है तो क्या हो रही है? इंटीग्रिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? तो आपने सबसे पहले आपको क्या करना है? डिग्निटी को बढ़ा दो जरा,
यानी रिस्पेक्ट करोगे दूसरे की डिग्निटी को, यूनिटी बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी तो इंटीग्रिटी बढ़ेगी, इंटीग्रिटी बढ़ेगी तो फ्रैटर्निटी बढ़ेगी, और ये एक दूसरे के पूरक भी है। फ्रैटर्निटी बढ़ेगी तो यूनिटी बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी तो इंटीग्रिटी बढ़ेगी। नहीं समझ रहे हैं आप? बोलो। और जब आपकी फ्रैटर्निटी बढ़ गई तो फ्रैटर्निटी बढ़ने से क्या हुआ? इक्वालिटी बढ़ी, और इक्वालिटी बढ़ी तो आपकी क्या हुई? जस्टिस बढ़ी। बात समझ पाए आप? इसका मतलब जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हम क्या कर रहे हैं? वो इंप्रूव कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इंप्रूव कर रहे हैं। इसीलिए देखिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत लिखा हुआ है पर्सनल डिग्निटी। किसके बारे में? पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी। डिग्निटी को क्या किया जाना है? रेस्पेक्ट किया जाना है। इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द पर्सन, इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द स्टेट। बात समझ रहे हैं आप? तो हम डिग्निटी को क्या देते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरी बात आप लोग समझ पा गए भाई? नहीं समझे? क्लियर हो गया? अब जरा देखो आपके यहां ये जो इंटीग्रिटी है इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। तो भारत का प्रथम संविधान संशोधन जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, पहली बार संविधान का संशोधन हुआ, ठीक है ना? फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का, जब मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम जो है आपके यहां कुछ ग्राउंड्स जोड़े गए आर्टिकल 19 क्लास 2 में। कहां पे? आर्टिकल 19 क्लास 2 में कुछ ग्राउंड्स ऐड किए गए। यानी आज जो आप ग्राउंड्स देखते हो 8 ग्राउंड्स हैं वहां पे। 8 ग्राउंड्स में सारे के सारे ये 1950 में नहीं आए थे, ठीक है ना? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही वहां पे जो वर्ड जोड़ा गया वो क्या जोड़ा गया? पब्लिक ऑर्डर। खोल लीजिए आर्टिकल 19 क्लास 2 खोलिए जरा। वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वर्ड जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि आर्टिकल 19 क्लास 2 में पहली बार अमेंडमेंट कब किया गया था? तो फर्स्ट टाइम ही किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें वर्ड जो जोड़ा गया वो क्या था आपका? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। बोलो बेटा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब जरा आप देखिए कि इसमें 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे आप, वहां पे 16वां संविधान संशोधन, और 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा देखो उसमें क्या जोड़ा गया है? क्या जोड़ा गया है? 2 वर्ड्स जोड़े गए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ईयर कौन सा था? 60। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? तो आप देख रहे हो, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसमें अमेंड किया गया। मैं 19 क्लास 2 की बात कर रहा हूं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, वो इंटीग्रिटी को लेकर के आ रहा हूं। 1963 में 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जो 19 क्लास 2 में ग्राउंड्स जोड़ा गया, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या जोड़ा गया? मेरी बात आप समझ पाए? इसमें इसका मतलब आप ऐसी कोई भी वर्ड्स और स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो विच इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ। बात समझ पाए आप? अब जरा देखो जरा, इसी 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ओथ का कॉन्सेप्ट दिया गया। किसको? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को। किसको? जो ओथ का कॉन्सेप्ट लाया गया इसी 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि जो भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो किस बात की? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, इस बात का शपथ लेंगे। किस बात का शपथ लेंगे? ओथ किस बात का लेंगे? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। मैं आपसे जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ लो पहले। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ओथ लेंगे, इसका मतलब किसी भी कीमत पर भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित नहीं करेंगे। मेरी बात आप समझ पाए? ये ओथ कौन लेगा? ये ओथ कौन ले रहा है? मेरी बात आप समझ पाए? इसका मतलब ये इस बात की शपथ लेकर के वहां पे गए हैं और बैठे हैं कि भारत की एकता और अखंडता के प्रेजुडिस कोई भी ऐसा डिसीजन और जजमेंट नहीं आएगा। इस बात का शपथ लिया है उन्होंने, और ये हमारे जो संसद के सदस्य हैं उन्होंने भी इस बात की शपथ ली है। मेरी बात आप समझ पाए? मैं आपसे जो समझाना चाह रहा हूं। और फिर देखिए इसी इंटीग्रिटी शब्द को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कहां पे जोड़ दिया गया? आपके प्रियम्बल में जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? प्रियम्बल में। अब जरा देख रहे हैं आप, ये 1963 की घटना है। कब की घटना है? 1963। और आप देख रहे हैं कि 1962 में आपके चाइना के साथ वॉर हुआ है। किसके साथ वॉर हुआ है?
चाइना के साथ, और वहां पे आप हारे हैं। चाइना के साथ आपकी क्या हुई है? डिफीट हुई है। ऐसी स्थिति में जो हमारी मॉइस्ट थे और जो हमारी कम्युनिस्ट थॉट थी वो क्या हो गई? प्रमोट हो गई। मेरी बात आप समझ पाए? यानी चाइना क्या है? कम्युनिस्ट थॉट को लेकर के चलता है। इसका मतलब उसकी विजय हुई है। तो जो इंडिया में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उन्हें यह लगा कि हमारी जीत हुई है। किसकी जीत हुई है? और आप जरा दक्षिण में चले जाइए तो कुछ कम्युनिस्ट आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? काफी है। मेरी बात आप समझ पाए? तो यहां पे इंडिया का हारना और यहां पे इस बात को इनहांस करना, इस बात को प्रमोट करना, उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को कि हमें द्रविड़िस्तान चाहिए। क्या चाहिए? नहीं समझे आप? कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, बात समझ पाए आप? तो ये जो द्रविड़िस्तान की जो डिमांड हो रही है, इसका मतलब कि उस समय आपके यहां ये था कि भाई सेडिशन का कोई ग्राउंड है नहीं आपके पास। यदि कोई व्यक्ति ऐसा स्पीच और वर्ड्स के माध्यम से विदाउट यूजिंग द एनी वायलेंस यदि ये बात कन्विंस कर ले गया लोगों को, तो ऐसी स्थिति में इंडिया को तो डिसइंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। यानी हम आपकी बातों को क्या नहीं कर सकते? रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं और मैं कन्विंस कर रहा हूं अपने थॉट्स को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है? और 1963 के पहले ये ग्राउंड नहीं है आपका। इसका मतलब इसके पहले हम आपके बारे में बात कर सकता हूं जो सॉवरेंटी और किसके? इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो। बोलो बेटा, कर सकते हैं नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। तो ये जब कम्युनिस्ट विचारधारा आपकी आने लगी, इंप्रूव होने लगी, ठीक है, एनहांस होने लगी, तो आपको लगा कि आपके यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर तो ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है कि जिससे इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। और आपके यहां ये बात तय थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन आप तभी इंपोज कर सकते हो जब 19 के क्लास 2 में उस पर क्या हो? रिस्ट्रिक्शन हो। मैं आपको जो समझा रहा हूं, तो अब ऐसी स्थिति में लगातार यदि आप सभा करो और सम्मेलन करो और भारत के डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करो, तो एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपकी इस बात को रोक सकती है। कैसे? ये 1962 के पहले, 1963 के पहले रोक सकती थी? नहीं रोक सकती थी। तो उसने एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके क्या जोड़ दिया इसमें? सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी। और यह बता दिया गया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ यदि कोई बात आप करोगे तो ऐसी स्थिति में आपकी स्पीच को क्या कर दिया जाएगा? रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ना समझ पाए आप? समझ गए आप? और उसी भावना को कि इंडिया जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, कहां पे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके प्रियम्बल में क्या कर दिया? ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर रख दिया गया। दैट इज द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ द इंडिया। बात समझ पाए आप लोग कि इंटीग्रिटी शब्द को क्यों जोड़ा गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अब जरा देखो, आपकी ये जो प्रियम्बल है, ठीक है, ये प्रियम्बल जब चैलेंज किया गया आपका कि प्रियम्बल जो है इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है ना? तो इन री वेरुवारी की केस में आया था। किस केस में आया था? इन री वेरुवारी की केस में आया पहली बार, और जिसमें यह बता दिया गया, क्या बताया गया बेटा, कि इंडिया में, भारत के संविधान में जो आपकी ये प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल क्या नहीं है? प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस केस में बताया गया आपका? इन री बेरुवारी की केस में यह स्पष्ट कर दिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? अच्छा, यहां पे मैंने आपको बताया था कि इसी केस में यह बताया गया था, इसी केस में यह बताया गया कि प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारी जो प्रियम्बल है ये क्या है? चाबी है। क्या है? इसी केस में बता दिया गया था, ये चाबी है किस बात को? कि टू ओपन द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, जो उसको निर्माण करने वाले थे, उनका विजन क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उस समय उनका वर्जन क्या था, इस बात को यदि जानना है तो आप कहां जाओगे? आप प्रियम्बल में जाओगे। कहां जाएंगे आप? प्रियम्बल में जाएंगे। दूसरी चीज कि यदि प्रियम्बल्स में कोई, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई एम्बिगिटी है, तो उस एम्बिगिटी को आपको देखना है, तो कहां जाओगे आप? अपने आप को जो गाइड करोगे वो कहां से करोगे? इस प्रियम्बल के द्वारा। तो ये टच वियरर का काम करेगा, ये गाइडिंग फोर्स का काम करेगा, ठीक है ना? इन स्पाइट ऑफ दिस, द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द
इज नॉट अ सोर्स ऑफ द पावर। यानी प्रियम्बल जो है इस केस में बता दिया गया कि वो क्या नहीं होगा, सोर्स नहीं होगा। किस बात का, शक्तियों का। किसका, शक्तियों का सोर्स नहीं होगा। ये बात कौन कह रहा है आपका, ये आपके एन वेरुवारी के केस में बता दिया गया है। और फिर अगेन इसी के बाद जो केशवानंद भारती का केस आया, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे ये डिक्लेयर किया गया, क्या डिक्लेयर किया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केशवानंद भारती का जो केस था वो कब था आपका, 1973 का था, बहुत ही लैंडमार्क था। ठीक है, आज तक की सबसे बड़ी बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया। बोलो बेटा, ये आज तक की जो है 13 जजेस बेंच के द्वारा 6:7, 6 और 7 के रेशियो से, ठीक है ना, एक लोग ज्यादा हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया और जिसमें बताया गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, बेरुवारी का जो केस था, इसका जो पूरा नाम है वो लिखो, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट। इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट relating to Berubari Union, and exchange of enclaves, इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा इस केस का पूरा नाम, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट रिलेटिंग टू बेरुवारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, ये पूरा नाम है इस केस का। ठीक है ना, इसी केस में ये डिसाइड किया गया क्या कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ बेटा? प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर। ये प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं, उनके विचारों को जानने की क्या है, कुंजी है। यदि हमको उनके विचार को जानना था या जानना है, ऐसी स्थिति में हम प्रियम्बल को पढ़ करके पता लगा सकते हैं कि उनके थॉट्स क्या थे, उनके प्रियम्बल। दूसरी बात मैंने आपको बताया, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात मैंने आपको बताया, पहली चीज क्या बताया कि टू ओपन द माइंड्स, दूसरी चीज क्या बताया, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरी चीज इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ द सेवरल पावर्स। ये जो है यानी प्रियम्बल जो है वो सोर्स ऑफ पावर नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेवरल पावर्स। बात समझ पाए आप? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और फिर इसके बाद जो है क्या आया, केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती के केस में क्या डिक्लेयर कर दिया गया, इसे पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ 1973, और उसी के बाद 1976 में इसमें अमेंडमेंट करके 3 शब्द को जोड़ा गया। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रियम्बल। ठीक है, और कुछ बातें इसमें जो रह गई हैं वो हम आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पर आएंगे तो फिर से आपको यहां से कोरिलेट करते हुए चीजों को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।